हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टाइड वाटर ऑयल कंपनी के बारे में। द नेम इज़ टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड। और जो इसका प्रोडक्ट है ये लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। वीडोल इंडिया के नाम से इनका वीडोल के नाम से इनका प्रोडक्ट आता है। और अगर हम देखें सो दिस इज़ ए मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी। तो पिछले 100 ईयर्स से हैं। एक बहुत लंबी पुरानी स्टोरी है, मीन्स हिस्ट्री है, इनकी स्टोरी नहीं हिस्ट्री है। और अच्छा मीन्स मार्केट है इनका। तो यहाँ पर इसका जो स्टॉक प्राइस है, दैट स्टॉक प्राइस मेड ए हाई ऑफ 3700 इन जुलाई 2021। और उसके बाद में ये नीचे आया, और जो इसने रिसेंटली लो बनाया था दैट वाज 801। सो इट वाज डाउन बाय 78%। 78% स्टॉक प्राइस का डाउन आना हमेशा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन होती है। और इसमें भी जो एक अच्छी बड़ी गिरावट आई वो इमीडिएटली आ गई। मीन्स जो इसने हाई बनाया था दैट वाज 3700, और जो ये इसने इंटरमीडिएट लो बनाया दैट वाज 1700। तो ऑलमोस्ट 50% का फॉल आया था कुछ ही टाइम में, विद इन ए मंथ टाइम। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे के कुछ रीजन समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अनसर्टेनिटी का होना। ये समझा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पर नॉर्मल इंजन नहीं होता जिसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पर ऑयल की जरूरत नहीं होती। अब जब लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं है तो ऐसे में ये एक अनसर्टेनिटी सामने मीन्स नजर आती है कि जब सारे ही व्हीकल्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे तो इस लुब्रिकेंट की जरूरत क्या पड़ेगी। तो यहाँ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। सबसे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि इंडिया में आज की डेट में कितने परसेंट व्हीकल्स ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो इन एशिया इंडिया लैक्स विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेनिट्रेशन ओनली अराउंड 1%। सिर्फ और सिर्फ 1% है। और ये कब का डेटा है जो पब्लिश हुआ मई 18 2023, यानी कि 1 मंथ बैक। अब सिर्फ 1% है। चाइना में ये नंबर काफी अच्छा है, एंड चाइना में जो ईवी पेनिट्रेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 17%। यहाँ पर नॉट 17%, चाइना इज एट द टॉप ऑफ द टेबल विद 27.1%। और जो अच्छी कंट्रीज हैं मीन्स यहाँ पर एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तो इन सब का ओवरऑल एवरेज मिलाकर 17.3% है। और एशिया का 17.3% है, इंडिया का सिर्फ 1% है। ऐसा क्यों है? इंडिया में अभी सड़कें नहीं है। इंडिया में गली मोहल्लों में कहीं कोई प्लानिंग से घर नहीं बनते। जितने मॉल्स बनते हैं बस जितना FAR मीन्स फ्लोर एरिया रेशियो डिफाइन किया जाता है, जितनी अप्रूवल होती है उससे ज्यादा बनाया जाता है। ऑलमोस्ट सारे ही घर ऐसे बनाए जाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ा डर क्या है, अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए, 3 आवर्स का अगर यहाँ पर ट्रैफिक जैम मिल गया और आपकी बैटरी खत्म होने वाली थी, आपने सोचा कि घर टाइम से पहुंच जाएंगे, और वहीं AC चलते चलते अगर परेशान हो गए तो ये खड़ी ना रह जाए गाड़ी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सपोज 500 किलोमीटर किसी को जाना है, और क्योंकि 500 किलोमीटर की फुल रिचार्ज नहीं है, अभी इतनी लेंथ नहीं है कि बेफिक्र होकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, और जहां जाएं भी वहां पर हमें चार्जर इसका मिलेगा, प्लग इन पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि सारी ही गाड़ियां इमीडिएटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तो इस चीज को लेकर जो एस्टिमेटेड नंबर है वो क्या नंबर है मैं आपको बताता हूं। एस्टिमेटेड नंबर यहां पर है कि इंडिया टू हैव 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। ये चीज ठीक है, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें सारे ही व्हीकल्स आते हैं, बट ओनली 5% टू बी इलेक्ट्रिक कार्स। और ये 2030 का नंबर है, जो यानी कि आज की डेट में 1% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ये 30% तक पहुंच सकता है नंबर 2030 तक। और इसमें मेजोरिटी जो चेंज होगी वो टू व्हीलर्स की चेंज होगी। यहाँ पर टैक्सीज की चेंज होगी कि मीन्स ओवरनाइट चार्ज किया, दिन में सिटी में चलाया 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर्स, और वापस से रिचार्जिंग पर लगा दिया, पूरे दिन का काम हो गया। उस तरीके से चीजें यहाँ पर पैन आउट होंगी। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, यहाँ पर कार्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी ओनली 5%। बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ सेम ही होगा। यहाँ पर CNG के ऑप्शंस बढ़ेंगे, LNG के ऑप्शंस बढ़ेंगे, फ्लेक्सी फ्यूल के ऑप्शंस बढ़ेंगे, जहां पर एथनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके यहाँ पर किया जाएगा, काम किया जाएगा। साथ में यहाँ पर हाइब्रिड ऑप्शंस बनेंगे,
मीन्स जैसे अभी काफी हाइब्रिड कार्स हैं, जैसे टोयोटा कैमरी है, या फिर टोयोटा ने हाई क्रॉस भी निकाली है, दैट इज हाइब्रिड व्हीकल, या फिर हाई क्रॉस के साथ में हाई राइडर भी निकाली है। तो ये यानी कि पेट्रोल के साथ बैटरी मिक्स है, और जैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे वैसे बैटरी रिचार्ज होती है, फिर बैटरी यूज होती है, जैसे बैटरी खत्म हो जाती है फिर पेट्रोल पर स्विच हो जाती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल इंजन है कार का, वो जल्दी से रिप्लेस होने वाला नहीं है। ये जो डर है माइंड में कि सारे ही व्हीकल्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी बात है, 30% यहाँ पर हो जाना, जो एक एस्टिमेटेड फिगर है यहाँ पर, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज समझो, 30% हो रहा है 2030 तक, तो नेक्स्ट 7 ईयर्स में जो डिमांड है व्हीकल्स की, वो कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है? मेरे हिसाब से ये कम से कम डबल होने वाली है नेक्स्ट 7 ईयर्स में। अब जब नेक्स्ट 7 ईयर्स में ये डिमांड डबल हो जाएगी, और तो सिर्फ 100% जब यहां से ग्रोथ है, तो टोटल का, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में डिमांड है 1 लाख कार की, एक बहुत छोटी सी फिगर ली है, बट एक जनरल नंबर लिया है, 10 लाख कार्स की एक जनरल नंबर लिया है। और यहाँ पर 7 ईयर्स में सपोज 10 लाख से डिमांड बढ़कर 20 लाख हो जाएगी, और 20 लाख का उस टाइम पर 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। तो 20 लाख का 30% मीन 6 लाख रुपीज, 6 लाख कार्स। अब 10 लाख अभी है और 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख में से 6 लाख इलेक्ट्रिक होंगे, तो बचे हुए 14 हमारे नॉर्मल होंगे। अब जब बचे हुए 14 नॉर्मल होंगे, यानी कि आज की डेट में 10 है और नॉर्मल 14 हो गए, तो इलेक्ट्रिक अगर 30% हो भी गए, तो आज की डेट में जो नॉर्मल कार्स हैं, जो काफी मींस नॉन इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो वो नंबर तो फिर भी इंक्रीज हुआ 40% से। यहां पर ये जो डर है, ये डर अभी बिल्कुल भी जायज नहीं है किसी भी एंगल से, और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताए हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी। गुड़गांव जैसी सिटीज में, दिल्ली जैसी सिटीज में बस स्टैंड के बगल में कूड़ा पड़ा होता है, और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का कूड़ा पड़ा होता है। किसी को यह समझ नहीं है। हम जितनी मर्जी स्वच्छ भारत अभियान की बात करने लगे, ये जो गैप है जनरेशन के साथ आएगा। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है पहले डेवलप हो जाए, लेकिन जो सिविक सेंस है, मुझे नहीं लगता कि 30 ईयर से पहले इसमें कुछ होने वाला है। ये जनरेशन के साथ ही चेंज हो सकता है। यहाँ पर नितिन गडकरी जी अपनी तरफ से मेहनत करके, फुल यहाँ पर मेहनत करके हाईवेज क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन हाईवेज से लेकर घर तक आने का जो रास्ता है ना, वहां पर उतने बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं कि वहां से ट्रक भी निकलते हुए 4 बार धम धम करता है। नॉर्मल सेडान कार्स की तो बात ही अलग है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दुनिया भर के चैलेंजेस हैं अभी भी। दिल्ली जैसी सिटीज में, गुड़गांव जैसी सिटीज में, नोएडा जैसी सिटीज में 2 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है, कई बार बिना बताए, बिना किसी मिशन के, और उसके बाद में अचानक से आती है। तो यहाँ पर ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जब तक हम नहीं समझेंगे ना बिजनेस को, तब तक ये सारा रिस्क रहेगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, विवेक भाई आपकी ये बात, सारी बात सही है, लेकिन जो ये स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा गिरा है, तो इसके पीछे और क्या रीजन है? अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डर, कुछ डर नहीं है, ये डर था, लेकिन चीजें क्लियर जब तक होती हैं तब तक वो डर फिर फिनिश होता है, चीजें समझ में आती हैं। एक ही दिन में चीजें समझ में नहीं आती। जो दूसरा पॉइंट था एक इमीडिएटली बहुत ज्यादा स्पीड से रैली का आना। आप ये चीज देखो, 67 डेज में ये स्टॉक प्राइस ऊपर गया 326%। यानी कि किसी चीज की कोई हद होती है, और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि अचानक से नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सुपर हिट हो गया, नाउ पूरी इंडिया इसी प्रोडक्ट को सिर्फ यूज करने लगेगी, बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था। तो यहां पर इस बात को समझने की हम सबको जरूरत है। 326%, और ऐसे काफी सारे लोगों ने उस टाइम पर इसमें पोजीशन बनाई जब ये लगातार ऊपर जा रहा था। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, लाइफ टाइम हाई पर जाते हुए किसी भी स्टॉक से यहां पर अपने आप को बचाओ। देयर शुड बी वेरी सॉलिड रीजंस कि जो आपको समझ में आए कि उसको लाइफ टाइम हाई के बाद भी आप बाय करो, या उसको परचेज करके रखो, होल्ड करके रखो और नहीं बेचो। ये इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। लाइफ टाइम हाई के ऊपर ऐसे ही चीजें वल्नरेबल हो जाती हैं, यहाँ पर रिस्की हो जाती हैं, और अगर 326% गया हो तो अपने आप में ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में एक और यहाँ पर मेन रीजन जो नजर आता है, दैट इज द क्रूड प्राइसेस का यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और क्रूड प्राइसेस के कूल ऑफ होने के साथ में यहाँ पर स्टॉक प्राइस का नीचे आना। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने लगे और यहाँ पर एक्सपेंस में देखने लगे,
तो जो 55% के आसपास का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता था, वो क्रूड प्राइसेस के बढ़ने से 63 हुआ और उसके चढ़ने से यहाँ पर 67 हुआ, और इस बात की अनसर्टेनिटी थी शायद ये और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक रीजन है। उसके साथ में एक और जो मेन रीजन निकल कर आता है, दैट इज ओवरऑल मार्केट फॉल। यहां पर अक्टूबर के बाद से, सितंबर के बाद से मार्केट का फॉल होना शुरू हुआ। ये फर्स्ट 50% की गिरावट यहां से बहुत ज्यादा चलने के साथ में रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद में मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो लगातार ये भी साथ में गिरता चला गया। ओवरऑल मार्केट फॉल भी एक रीजन है। साथ में यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और उस रीजन को हम यहां पर कहते हैं हिस्ट्री का रिपीट होना। इस स्टॉक की बेसिकली हैबिट क्या है, एक बार इस हैबिट को अगर मैं आपको समझाऊं तो चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां पर एक स्टीप रैली आना, स्टीप रैली आने के बाद में चीजों का कूल ऑफ होना, यानी कि जहां से रैली स्टार्ट हुई थी सेम लेवल पर वापस आना और वापस से चलना शुरू करना, और चलने के बाद में जो इसने हाई बनाया था उससे ऊपर स्टॉक प्राइस का जाना, लगातार जाना, फिर से एक स्टीप हाइक आना यहां पर सेम इसी तरीके से जो हमें यहां पर नजर आई, फिर से तेजी आना इसी तरीके से, और तेजी आने के बाद में वापस से ये पूरी तेजी खत्म होते जाना और फिर से रैली शुरू होना, और रैली शुरू होने के बाद में जो पिछला हाई बना था उससे काफी ऊपर जाना, उससे ऊपर जाने के बाद में फिर से इस रैली का खत्म होना और जो हाई बना था उससे फिर से ऊपर जाना, और यहां पर अगर फिर से देखोगे एक स्टीप हाइक का आना, फिर से कूल ऑफ होना, और कूल ऑफ होने के बाद में जो ये हाई बना था इसी के रेंज में यहां पर चलते रहना, और ये जो यहां से गिरावट है, यानी कि जो इसमें यहां तक कूल ऑफ होना था, ये जो गिरावट है दिस इज 2020 गिरावट जो पेंडेमिक की वजह से है, और उसके बाद में फिर से एक रैली आना, और जो इससे पहले जो हाई बना था उसके बाद में हाई से ऊपर जाना और फिर से कूल ऑफ होना, और कूल ऑफ होकर कहां तक आना, जहां से हमारी ये रैली शुरू हुई थी। तो एवरी टाइम आप ध्यान से देखोगे, जब भी इस तरह का यहां पर रैली आई है, रैली आने के बाद में जहां से रैली शुरू हुई थी वहां तक कूल ऑफ हुआ है एवरी टाइम। ये इस स्टॉक की हैबिट है, रैली का आना और रैली के बाद में सेम लेवल तक कूल ऑफ होना। उससे पहले भी यहां पर आप देखोगे स्टीप रैली का आना और सेम लेवल तक कूल ऑफ होना, उससे पहले यहां पर सेम इसी तरीके से रैली आना और रैली तक यहां पर कूल ऑफ होना। तो ये इसकी हैबिट है, और जब भी इस तरह से कूल ऑफ होकर वापस से चलना शुरू करता है तो जो पहले लाइफ टाइम हाई था उससे ऊपर जाता है, उसके बाद में लाइफ टाइम हाई से फिर से ऊपर जाता है, उसके बाद में यहां पर फिर से जो पुराना लाइफ टाइम हाई था उससे ऊपर जाता है, अभी वापस से यहां पर चलना शुरू हो रहा है, क्योंकि इसी तरीके से इसमें ट्रेडिंग करते हैं जो भी इसके ऑपरेटर हैं, सेम इसी तरीके से यहां पर बात करते हैं, ऐसी चीजें समझ में आती हैं। यहां से फिर से रैली करना शुरू करेगा, और जो इसका हाई बना है यहां पर 3600, फिर जो अगर पुरानी हिस्ट्री को हम देखें जिस तरीके से इस हिस्ट्री ने काम किया है, तो यहां से इससे तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स वी डोंट नो, हो सकता है यहां पर कुछ दिन रुके उसके बाद में ऊपर जाए। अब यहां पर आज मैंने इस स्टॉक को परचेज भी किया। अगर आपको मैं बताऊं तो ट्विटर पर मैं जनरली समटाइम्स अपनी चीजों को शेयर करता हूं जो मार्केट में होती हैं, और मेरे पास टाइम भी होता है, मैं सिस्टम पर भी होता हूं। तो जैसे मैंने यहां पर इस बात को शेयर भी किया, और मैंने यस्टरडे भी शेयर किया था जब मैंने सीडीएसएल परचेज किया था, तो सीडीएसएल परचेज करके भी मैंने यहां पर प्राइस को अपडेट किया था कि 1012 इज द प्राइस, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस व्हाई। और यहां पर आज भी मैंने 4 आवर्स पहले, मींस 4 आवर्स कहना गलत है, जो टाइम था दैट वाज 12:16, और उस टाइम पर मैंने इसको अपडेट किया था। आई हैव बोट सम शेयर्स ऑफ टाइड वाटर ऑयल टुडे एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 914। उस टाइम पर जो प्राइस था 914 था। 914 के बाद में इसमें थोड़ी सी रैली आई और स्टॉक प्राइस वहां से 956 पर बंद हुआ। सो 914 से ऊपर ऑलमोस्ट ये 5% ऊपर बंद हुआ, 4.5% के आसपास ऊपर बंद हुआ। यहां से तेजी साफ साफ है, इसमें किसी भी तरह का कोई यहां पर दो राय नजर ही नहीं आती। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 30% होने वाले हैं, क्या उसमें कुछ भी यहां पर लुब्रिकेंट यूज नहीं होगा? ऐसा नहीं है, यहां पर उसमें भी लुब्रिकेंट यूज होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल यूज नहीं होगा। अदरवाइज अगर इस हम पूरे आर्टिकल को पढ़ें, व्हाट फ्लूइड्स डू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीड, यहां पर कूलेंट चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर को कूल करने के लिए, कूल ऑफ करने के लिए, यहां पर ब्रेक ऑयल चाहिए, और यहां पर गियर ट्रांसमिशन ऑयल भी चाहिए। तो यहां पर ये 3 ऑयल्स फिर भी चाहिए होंगे।
ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज के गाड़ी चल जाएगी। उसके साथ में इनके प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेंट ऑयल नहीं होते, यहाँ पर ग्रीसिंग भी होती है, यहाँ पर और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब चीजें यहाँ पर चाहिए होंगी। अगर व्हील यहाँ पर रन करेगा, अगर पहिया चलेगा तो उसमें ग्रीसिंग तो चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर में ग्रीसिंग तो चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। और सिर्फ कार्स की बात नहीं है, जो जेसीबीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, हमें क्या लगता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर इतनी मीन्स इस हाई हॉर्स पावर की चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल से अभी इमीडिएटली चलने वाली हैं। अभी इंडिया में जो टू व्हीलर्स हैं उनको चार्जिंग के पॉइंट्स भी नहीं है। मीन्स कार बहुत दूर की बात है, ट्रक और बसेस बहुत बड़ी दूर की बात है, वे भी हाइड्रोजन से चला करेंगी मेरे ख्याल से, और भी नई चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ पर मार्केट खत्म नहीं होने वाली है, ओवरऑल सेंस ये है। और इसी बात को हम अगर यहाँ पर देखें तो इंडिया में कितनी डिमांड है आप ये भी देख सकते हो। इंडियाज पेट्रोलियम यूज एट रिकॉर्ड हाई इन FY23 ऑन सर्जिंग फ्यूल डिमांड, यहाँ पर ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम यहाँ पर 2030 का नंबर देखने लगे तो जो इंडियाज ऑयल कंजम्पशन फोरकास्ट टू राइज फ्रॉम 4.8 मिलियन बैरल पर डे in 2019 to 7.2 million barrel per day by 2030 and 9.2 by 2050। तो ऑयल की डिमांड बढ़नी है तो ये ऑयल यूज कहाँ होना है? जहां पर भी ऑयल यूज होना है ना, वहां लुब्रिकेंट चाहिए। अब जब ऑयल की डिमांड यहाँ पर बढ़ने वाली है तो लुब्रिकेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर एक बार फाइनेंशियल्स की भी बात देख लेते हैं कि कंपनी कहीं फाइनेंशियल्स में तो यहाँ पर ड्रॉबैक नहीं है कंपनी का। तो इस बात को भी समझना जरूरी है, साथ में इस बात को भी समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को या नहीं। टाइड वाटर ऑयल लाइंस अप रेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स फॉर ई फ्लूइड, कीपिंग इट्स आई ऑन द फ्यूचर इट इज लॉन्चिंग एन ई फ्लूइड रेंज ऑफ कूलेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑयल फॉर द ई व्हीकल सेगमेंट। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, नवंबर 2022 की बात है। अब यहां पर एक बार अगर फाइनेंशियल्स की बात करने लगे, देन बैलेंस शीट में एक बार जाते हैं। दिस कंपनी इज ए जीरो डेट कंपनी, इससे अच्छी दूसरी कोई बात किसी भी कंपनी के लिए अगर प्राइमा फेसी देखनी है हो ही नहीं सकती। उसके साथ में जो रिजर्व है, रिजर्व इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, अभी जो रिजर्व है वो हाईएस्ट एवर है। उसके साथ में जो सेल्स है कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की, दैट इज हाईएस्ट एवर। उसके साथ में यहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर नहीं है, 2021 में हाईएस्ट एवर था। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए, प्राइसेस के बढ़ते हुए मेटेरियल कॉस्ट यहां पर इंक्रीज हुई है। उसके साथ में अगर हम यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, सो दैट इज अ गुड वन, 20% की है। प्रोमोटर होल्डिंग 57.3% है, ये भी अच्छा है। इन्वेस्टर्स में अगर हम जाएं तो यहां पर पब्लिक के पास 34% है, और पब्लिक के पास 34% में से 6.5% यहां पर बड़े लोगों के, सॉरी 4% बड़े लोगों के पास है, तो 30% यहां पर रिटेल के पास है। हाँ, वो बात अलग है डीआईआई की यहां पर होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। मुझे यहां पर कोई भी रिस्क नजर नहीं आता टिल द टाइम कंपनी इज जीरो डेट कंपनी, और कंपनी का जो यहां पर सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। ये बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, और जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलरेडी दुनिया भर का डाउन है। और साथ में यहां पर आज मैंने इसको क्यों परचेज किया, क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे ना तो यहां पर एक वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रहा था, जो धीरे धीरे यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा था, और उससे पहले दिनों में ये वॉल्यूम बहुत कम था। ये वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है एक ही रेंज में रोककर, तो ये इस बात का साइन होता है कि एक ही लेवल पर रोककर स्टॉक प्राइस को यहां पर बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले एक बार भी इस पूरे फॉल में ऐसा नहीं हुआ, आप ध्यान से समझना। पूरे फॉल में ऐसा नहीं हुआ कि इसने जो लो बनाया, जो हाई बनाया हो, लोअर हाई बनाया हो, उसने एक बार भी इसको ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट किया हो। नन ऑफ द टाइम, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, लगातार ये नीचे ही जाता रहा। सिर्फ और सिर्फ अभी यहां पर एक बार ये पैटर्न बनते हुए नजर आता है, जहां पर इसने सेम ही रेंज पर बार बार अटेम्प्ट किए, और आज ड्यूरिंग द डे यहां से ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा था वॉल्यूम के बढ़ते हुए, और बंद होते होते यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ। ये प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आया, और कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न आफ्टर 78% फॉल, और ये पूरी डाउ थियरी को यहां पर खत्म करता है। क्योंकि डाउ थियरी यहां पर किस तरीके से काम किया, लोअर लो लोअर हाई, लगातार एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने पुराने वाले हाई को ब्रेक किया हो, नन ऑफ द टाइम। और फाइनली ये जो सिचुएशन है यहां पर नजर आई कि ऊपर गया फिर नीचे आया, और इसने इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, पुराने वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, सेम रेंज पर रहा, और आज इसने इस हाई को फिर से ब्रेक किया। तो एक ये वाला हाई ब्रेक हुआ, और एक का ये वाला हाई ब्रेक हुआ, टू हाई यहां पर ब्रेक हुए, और ऊपर इसने क्लोजिंग दी। तो टेक्निकली
इससे पहले इसको डाउ थ्योरी के हिसाब से तो खरीदना नहीं बनता था, बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं हमारे खरीदने के, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। समटाइम्स हमने किसी बेस पर पहले खरीदा हो, वापस से और नीचे आया हो, दिस इज स्टॉक मार्केट, ऐसा कभी भी हो सकता है। एंड नाउ स्टॉक इज बीइंग सपोर्टेड बाय द ओवरऑल रैली इन द मार्केट। तो कई बार इन सब चीजों को समझाने में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर कुछ और नहीं है। यहाँ पर छोटी वीडियो बनाकर कोई तारीफ यहाँ पर बटोरना नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको डिटेल में समझाना है, क्योंकि पैसा आपका हार्ड एंड मनी है, मार्केट में लगेगा, सोच समझ कर पैसा लगाओगे तो ही हमें समझ में आएगा। कन्विक्शन तभी आएगी जब बिजनेस समझेंगे, फाइनेंशियल समझेंगे, क्यों गिरा इस बात के रीजन समझेंगे, और क्यों वापस से बढ़ेगा इस बात के रीजन समझेंगे। और जब स्टॉक प्राइस ऊपर से इतना सस्ता होगा, और यहाँ पर पी रेशो की भी अगर हम बात करें, सो दिस इज एट ए वेरी कंफर्टेबल पी रेशो नाउ, 14.6 का पी रेशो है। एंड बुक वैल्यू भी सिर्फ और सिर्फ मीन्स करंट प्राइस बुक वैल्यू का सिर्फ डबल है। यहाँ पर मीन्स अगर इनके लैंड की बात करने लगे, जहां इनके प्लांट्स लगे हैं ना, शायद उस लैंड को भी बेचने लगे तो जितने की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1500 करोड़ की, 1600 करोड़ की, शायद उतने की लैंड ही लैंड बिक जाएगी, बाकी तो पूरा बिजनेस अलग है। यानी कि अगर सेम बिजनेस में सेम कैपेसिटी के साथ एक नई फैक्ट्री लगने लगे, कोई नया बंदा आने लगे, तो मेरे हिसाब से कम 4-5,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर इस साइज का यहाँ पर प्लांट लग पाएगा। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसको कहते हैं, ये भी चीज समझने की जरूरत है। मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है, आप सीखते जाओ, मैं सिखाता जाऊंगा। मुझे आपको सिखाने में अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा धर्म है और जो मेरा कर्म है, मैं दोनों को दोनों यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। और कर्म ये है, मैं बनिया फैमिली में जन्म लिया है, बनिए का काम पैसा कमाना और इस बात का ज्ञान बांटना है कि पैसा कैसे कमाया जाए। धर्म ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, जो सीरियसली मार्केट सीखना चाहते हैं और यहाँ पर बड़ा बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर सच्चे मन से सीख सकें, मैं सच्चे मन से सिखा सकूं। आपका धर्म ये है कि आप दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, उनके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।